हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 21 डेज चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 11 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज का मेरा बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज मैंने जो किताब पढ़ा है उस किताब का नाम है सन्यासी की तरह सोचे, और इस किताब के लेखक है जय शेट्टी, और इसका ओरिजिनल इंग्लिश में किताब का नाम है थिंक लाइक अ मंक। दोस्तों, आखिरकार आज मैंने इस किताब को पूरा पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला क्या है, पहले इसको आप समझिए, क्योंकि ताकि हम इस वीडियो में एंड तक हम जो बात करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, ज़रूर आप इस ज़िंदगी में इस वीडियो का ज़रूर आप फ़ायदा ले पाओगे और अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके आप भी बेहतर बन पाओगे और बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर पाओगे। दोस्तों, ये चलिए हम जानेंगे ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला क्या है। दोस्तों, ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला इस तरीके से है। वन यानी वन अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने इस किताब से कौन सा एक चीज़ सीखा और उसको अमल में लाना शुरू किया, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद 2 यानी 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज इस किताब से ऐसे 2 सबक क्या सीखने को मिला है जो कि अपनी ज़िंदगी में हमें काम आ सकते हैं और अपने ज़िंदगी को और भी अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद 3 यानी 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी 3 मनोवैज्ञानिक नुस्खे जो कि आपकी किताब पढ़ने की आदत को अच्छे से बना सकता है और किताब पढ़ने की आपका जो यात्रा है उसको और भी अच्छे बना सकता है। दोस्तों, ये 3 चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का फर्स्ट पॉइंट, यानी वन अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने इस किताब से कौन सा एक चीज़ सीखा और उसको तुरंत अमल में लाना शुरू किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये इस तरीके से है। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन एवरी डे। दोस्तों, वाकई आज मुझे इस किताब से ये चीज़ सीखने को मिला है और इसको मैं अमल में लाना भी शुरू किया। दोस्तों, मैं मेरा लाइफ का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशन आए और फेजेस आए जब मैं जानबूझ के या नज़रअंदाज करके ग्रैटिट्यूड के बारे में जानते हुए भी मैं उसे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करता था, तो उसका मुझे बहुत सारा मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आया था और मैं खुद भी डिप्रेशन में चला गया था और बहुत सारे मुझे चिंताएं सता रहे थे। तो उस समय मैं बहुत सारे नेगेटिव विचारों में चला गया था और तब मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, इससे उभरने के लिए क्या उपाय है। दोस्तों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही दोस्तों आज इस किताब में मैं इस टॉपिक को पढ़ा हूँ, ग्रैटिट्यूड के बारे में यानी कृतज्ञता व्यक्त करने के बारे में जब से पढ़ा हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि आज मुझे सही में इसका जवाब मिल गया और ये रास्ता मिल गया। दोस्तों, ज़िंदगी में हम किसी भी फेज़ में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, दोस्तों हमारे पास ज़िंदगी में कोई भी संसाधन हो, जितने भी संसाधन हो, हम किसी भी परिस्थिति में रहते हो, लेकिन हमें उस परिस्थिति के प्रति, हमारे संसाधन के प्रति, हमारी ज़िंदगी में अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके प्रति पहले हमें कृतज्ञता रहना चाहिए। ताकि दोस्तों, ये मुझे इस किताब से पढ़ने को मिला और मुझे सीखने को मिला है। और दोस्तों, वाकई ये बात मुझे दिल को छू लिया है और इसलिए मैं कृतज्ञता का अभी मैं संकल्प लिया हूँ कि हर दिन हर हमेशा ज़रूर कृतज्ञता व्यक्त करूँगा और उसको मैं हर दिन अपने ज़िंदगी में अमल लाऊँगा। दोस्तों, वाकई जब से मैं कृतज्ञता के बारे में जागरूक हो चुका हूँ, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और दोस्तों, वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिले हैं और बहुत सारे संसाधन हमारे पास है, जो कि हम उसका अगर सही से इस्तेमाल करते हैं और उसको देखने का नज़रिया और उसे कृतज्ञता व्यक्त करने का हमारा अच्छा दिल है, तो ज़रूर हम उस चीज़ का फ़ायदा ले पाएंगे। इसको मुझे 100% एहसास हो गया और इसको मैं अपने ज़िंदगी में एक नियम बनाकर चलूँगा और हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करूँगा। दोस्तों, मैं भी आपको ज़रूर मेरा एक सजेशन देना चाहूँगा। आप भी अपने ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में हो, आपका समस्याएं कितने भी हो और आप ज़िंदगी के किस भी फेज़ में हो, दोस्तों ज़रूर आप कृतज्ञता को यानी ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करने का आप अभ्यास कर लीजिए और इसके ज़रिए आपको ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा, ज़रूर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आप ज़िंदगी के प्रति और भी बेहतर बनते जाओगे। दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर आप अमल में लाना शुरू करिए। वाकई मैं मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूँ और इस अनुभव के जरिए आप भी अनुभव ले सकते हो। और कृतज्ञता व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप इसके बारे में बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, उसमें आप देख सकते हो और ग्रैटिट्यूड क्या है इसके बारे में आप जान सकते हो।
दोस्तों आप भविष्य में अच्छा महसूस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वर्तमान पल में अच्छा महसूस करना पड़ेगा। अगर भविष्य में आप खुशी महसूस करना चाहते हो, आनंदित महसूस करना चाहते हो, तो आपको वर्तमान क्षण में खुशी और आनंदित महसूस करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आनंदित महसूस करने के लिए और खुशी महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का अभ्यास करना पड़ेगा, कृतज्ञता व्यक्त करना पड़ेगा। दोस्तों कृतज्ञता हम धन्यवाद दे के भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताओ तो आप सुबह उठते ही आप आज जिंदा है, इसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो और आपका शरीर बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही स्वस्थपूर्ण है, इसके बारे में आप धन्यवाद व्यक्त कर सकते हो। और आपके पास आपका अच्छा प्यारा परिवार है, आपके माता पिता है और साथ ही साथ आपको ज़िंदगी में कुछ काम करके दिखाने के लिए अवसर है, तो आपके पास एक मौका है, तो उसके लिए धन्यवाद रहना चाहिए। आपके पास जो भी संसाधन है उसके प्रति आप धन्यवाद व्यक्त कर सकते हो और साथ ही साथ आपको ज़िंदगी में जो भी अच्छे पल मिले हैं उसके प्रति और उसको धन्यवाद व्यक्त कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद व्यक्त करने से आपका दिन का भी अच्छा शुरुआत होता है और आपका दिन अच्छा शुरुआत होने से आपके ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का सेकंड पॉइंट, 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज इस किताब से 2 ऐसे सबक क्या चीज़ सीखने को मिला है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों आज का पहला सबक यानी आज का पहला लेसन इस तरीके से है। लेखक जय शेट्टी अपने इस किताब में अध्याय 10 यानी टॉपिक नंबर 10 में संबंध यानी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और रिलेशनशिप के बारे में हर किसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अपने रिलेशन को, अपने संबंध को बेहतर बनाना चाहता है और अपने संबंध को अच्छे से रखना चाहता है, कायम रखना चाहता है। दोस्तों इसीलिए आपको संबंध यानी रिलेशनशिप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। रिलेशनशिप को हम कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों ये रिलेशन होता क्या है, ये संबंध होता क्या है, इसके बारे में लेखक ने इसमें बहुत ही अच्छा बात बताया। इसको हम एक एक करके जानेंगे और इसको समझते हैं। दोस्तों संबंध यानी रिलेशनशिप, दोस्तों रिलेशनशिप अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं और हर एक रिलेशन का उद्देश्य और ध्येय भी अलग होता है और उसका गोल और उसका जो पर्पज़ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपके माता पिता के साथ संबंध और आपके बेबी बच्चों के साथ संबंध और आपके भाई बहन के साथ संबंध और उसी के साथ आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस या आपके समाज के साथ संबंध। दोस्तों इनमें से कई संबंध ऐसे होते हैं जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यानी मरते दम तक टिके रहते हैं और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए अपने साथ टिके रहते हैं और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कि कुछ उद्देश्य या कुछ लक्ष्य पाने के लिए आपके साथ संबंध होते हैं। दोस्तों लेखक ने इस किताब में संबंधों को विश्वास के साथ जोड़ा है, जो कि संबंध और विश्वास इसका उन्होंने अध्ययन करके विश्वास के 4 प्रकार बताया, जो कि विश्वास के जरिए हमारा संबंध किस तरीके से टिका होता है और किस प्रकार का होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया, जो कि आप इस चार्ट को देख सकते हो। इस चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। ये चार्ट इस तरीके से है। विश्वास के 4 प्रकार, पहला है सक्षम, दूसरा है प्रवाह और तीसरा है चरित्र और चौथा है एकरूपता। दोस्तों अब हम बात करेंगे पहले प्रकार के बारे में यानी सक्षम के बारे में। दोस्तों सक्षम यानी इस व्यक्ति में आपकी समस्या को सुलझाने की उसकी योग्यता होती है और वो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। दोस्तों यदि हमें किसी की राय या अनुशंसा के ऊपर विश्वास करना है तो उसे उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना बहुत ही जरूरी है। उस क्षेत्र में उसका अनुभव होना चाहिए, उनके पास अनुभव, संदर्भ या उनके पास उदाहरण होना चाहिए जो कि उन्होंने हासिल किया है, जो कि उन्होंने उस चीज़ में महारत हासिल किया है, ऐसा कुछ चीज़ें होना चाहिए। दोस्तों तभी यह संबंध आगे बढ़ पाता है। दोस्तों विश्वास का दूसरा प्रकार है प्रवाह। दोस्तों ये लोग जो होते हैं ये आपकी सफलता की परवाह नहीं करते, ये आपके अच्छे की परवाह करते हैं और ये लोग आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं और उसके लिए हर समय आपके बारे में हित के सोचते हैं। दोस्तों अगर हम अपनी कोई गोपनीय भावनाएं यानी सीक्रेट इमोशंस किसी के साथ हम साझा कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो आदमी विश्वास लायक होना चाहिए, जो कि वो आपका परवाह करने लायक होना चाहिए। दोस्तों तभी आप उसके सामने आपके जो भी भावनाएं होते हैं उसे व्यक्त कर सकते हो और आपको उससे फ़ायदा होता है और हर हमेशा वो संबंध आपके साथ लंबे समय तक टिके रहता है। दोस्तों सच्ची परवाह का मतलब ये है कि वो ये सोचते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, ना कि वो कि उनके लिए क्या अच्छा है। दोस्तों ऐसा कोई सोच रहा है तो ये आपकी परवाह करने वाला नहीं है, इसके बारे में जागरूक रहिए।
आपकी सच्चा परवाह करने वाला हर हमेशा आपके लिए क्या अच्छा है इसके बारे में सोचता है। वो आपकी सफलता की नहीं, आपकी भलाई की चिंता करता है और उनके हृदय में आपके लिए हर हमेशा हित की भावनाएं रहती है और हर हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके अच्छाई के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ तो ऐसे लोग, आप अगर घर शिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका घर शिफ्टिंग में आपका मदद करेंगे। अगर आपका कोई पर्सनल काम है, कहीं पे जाना है, कहीं पे कुछ काम है, तो आपके साथ आएंगे और आपको हर हमेशा सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोग, आपके घर में कोई पार्टी या शादी होती है तो उसका कोई तैयारी करना है, कोई इंतज़ाम करना है, तो आपके साथ उस काम में लगे रहेंगे, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे विश्वास का तीसरा प्रकार, जो कि चरित्र है। दोस्तों चरित्र यानी प्रबल नैतिक कंपास, अटल मूल्य वाले लोग। दोस्तों कुछ लोगों में जबरदस्त नैतिक और अटल मूल्य होते हैं जो कि वो अपने चरित्र के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग चरित्र के साथ समझौता नहीं करते हैं और जब आपकी ज़िंदगी में हमें क्या निर्णय लेना है, कुछ मुश्किल ऐसे निर्णय होते हैं जो कि वहाँ पे नैतिकता और मूल्यों का संबंध आता है, तब ऐसे लोग आपको मदद कर सकते हैं और आप इनकी राह लेके आप अपने अनैतिक कामों से और अनैतिक मूल्यों से आप बच सकते हो और आपका चरित्र का अच्छे से निर्माण कर सकते हो। दोस्तों चरित्र खास तौर पर तब महत्वपूर्ण होता है जबकि हम लोगों के साथ कोई लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन, कोई चीज़ का लेन देन, कोई विचार का लेन देन, कोई संबंध का लेन देन, तो तब चरित्र बहुत काम करता है। दोस्तों सच में जो लोग अपना चरित्र का निर्माण करते हैं वो लोग अपने जो भी सिद्धांत लोगों को बताते हैं उस पर पहले खुद अमल करते हैं और उस पर चलते हैं। दोस्तों जो लोग आपके साथ एकरूप होते हैं वो हो सकता है कि उनके क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में शीर्ष पर ना हो, या उनका चरित्र उतना प्रबल नहीं हो, या हो सकता है कि वो किसी चीज़ में उतना माहिर ना हो, लेकिन वो आपके साथ हर हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी आपको उनकी ज़रूरत की महसूस होती है तो वो लोग तुरंत आपके लिए खड़े रहते हैं और आपके लिए हर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और ये लोग तब भी आपके साथ रहते हैं जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तब भी आपके साथ रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज का दूसरा सबक के बारे में, यानी लेसन नंबर 2 के बारे में। आज इस किताब में दूसरा ऐसा लेसन क्या सीखने को मिला है जो कि मैं आपके साथ बताने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। और दोस्तों मुझे इस पूरे किताब में मुझे जो टॉपिक अच्छा लगा है वो सबसे ज़रूरी अच्छा टॉपिक और बहुत ही मेरे दिल को छू लेने वाला टॉपिक आखिरी टॉपिक है, जो कि मैं आपको पूरे दिल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ और इसको ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बीच में मत छोड़िए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज का दूसरा लेसन, दूसरा सबक इस तरीके से है। लेखक जय शेट्टी अपने किताब में अध्याय 11 में यानी टॉपिक 11 में सेवा के बारे में बात किया है, यानी सर्व के बारे में बात किया है। दोस्तों सेवा भाव ये बहुत ही जरूरी होता है। इसके दोस्तों इस अध्याय की शुरुआत उन्होंने इस तरीके से किया है, भगवत गीता का अध्याय नंबर 3 और श्लोक 25 में इस चीज़ को बताया जो कि सेवा भाव को दर्शाता है, सेवा को दर्शाता है। और इसमें इस तरीके से कहा गया है जो कि मुझे संस्कृत उतना नहीं आती है, लेकिन मैं संस्कृत में वो श्लोक है वो आपको पढ़ के बताऊंगा और उसका अर्थ भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। सक्त कर्मण्य विध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्युद् विध्वंस तथा सक्तस्य कुर्युद् विध्वंस तथा सक्तस्य चिकृशुर लोक संग्रहम। यानी अज्ञानी लोग सिर्फ अपने खुद के लाभ के लिए काम करते हैं और बुद्धिमान लोग संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं। दोस्तों सेवा को अपने ज़िंदगी में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी का सेवा करना चाहिए और किसी का अच्छा करना चाहिए। दोस्तों ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों निश्चित रूप से हम में से ज़्यादातर लोग किसी ज़रूरतमंद इंसान का, ज़रूरतमंद लोगों का ज़रूर सेवा करना चाहते हैं और ज़रूर उनका मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने खुद के कामकाज, अपने जीवन के दबाव और अपने जीवन में जो समस्या होते हैं उसमें हम बहुत ही सीमित हो जाते हैं। इसलिए हमें सेवा करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते और हम आगे हाथ नहीं जुटाते। दोस्तों होता क्या है कि हम सबसे पहले अपने खुद की समस्या सुलझाना चाहते हैं और बाद में हम अपने समस्या सुलझाने के बाद हम लोगों को सेवा करना चाहते हैं और लोगों को कुछ दान देना चाहते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे इतना कुछ हासिल करना है कि मैं दूसरों लोगों को मदद करने में सक्षम हूँ और मैं समर्पित हो सकता हूँ। दोस्तों आप ये सोच रहे हो, सही है, मुझे भी ऐसा लगता था दोस्तों, लेकिन अगर हम सही वक्त का इंतज़ार करेंगे, जब मैं उस मुकाम पे मैं जाऊंगा तब मैं सेवा करूंगा, तो दोस्तों वो मुकाम कभी नहीं आएगा, वो वक्त कभी नहीं आएगा। दोस्तों इसलिए आज आपके पास जो भी उपलब्ध है, आप जिस तरीके की भी सेवा कर सकते हो उसको करना शुरू करिए, ताकि अभी से सेवा करोगे तो आगे जाके आप
आपका सेवा का जो दायरा होता है और भी बढ़ेगा। दोस्तों, जब हमारे ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा हो तब निस्वार्थता के बारे में और निस्वार्थ सेवा करने के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि हम अपने जीवन के संघर्ष करते हुए भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सही वक्त आने का इंतज़ार करेंगे तो मैं आपको सच कहना चाहूँगा, वो वक्त कभी नहीं आएगा और आप कभी सेवा भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसा ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि संघर्ष नहीं कर रहा है। कोई संघर्ष इसीलिए कर रहा है कि ज़िंदगी में वो और बेहतर बन सके, और कई लोग संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं कि वो अभी और भी सर्वश्रेष्ठ बने, विश्व में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ इंसान बने। दोस्तों, सेवा भाव को विकसित करने के लिए आपकी परिस्थिति, आपके संसाधन या आप किस स्थिति में हो, आप अब किस लेवल पे हो, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। आप ज़िंदगी में किसी भी हाल में हो, आपके अंदर सेवा भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सेवा भाव हम इन्वायरमेंट यानी अपने पर्यावरण से, हम अपने आसपास के वातावरण से सीख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सूर्य जो है वो तपता है, गर्मी सहन करता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें रोशनी देता है। दोस्तों, आप पेड़ को देख सकते हो, पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देता है। और जो पानी होता है वो हमारी प्यास बुझाता है और बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। दोस्तों, इनसे हमें सीखना चाहिए, इनसे सेवा भाव सीखना चाहिए, जो कि प्रकृति से जुड़ी है। हम भी प्रकृति में एक इंसान है, प्रकृति का हम एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें इस प्रकृति से इस चीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए और हमारे सेवा भाव को अच्छे से विकसित करना चाहिए। और दोस्तों, श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है, जो कि इस तरीके से है, इन सौभाग्यशाली वृक्षों की तरफ देखो जो कि वो दूसरों के लाभ के लिए जीते हैं। हवा, पानी, गर्मी, बहुत सारे तूफानों को सह के भी वो हमें छाया देता है और हमारे ज़िंदगी में काम आता है। दोस्तों, उसके बाद अगर पेड़ सूख भी जाता है, सूखने के बाद भी वो लकड़ी जलने में काम आता है, और लकड़ी जलने के बाद भी जो उसका कोयला होता है, वो कोयला बनने के बाद भी उस कोयले को भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोयले से भी हम फ़ायदा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सेवा भाव को विकसित करने के लिए पर्यावरण में, यानी जो हमारे साथ इन्वायरमेंट में है उसी के एग्जाम्पल को अगर हम सीख सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल के जरिए हम सीखेंगे तो ज़रूर हम अपने सेवा भाव को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें सेवा करने के लिए, हमें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम ये सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध है, हमारे पास पर्याप्त जो भी है, उसमें से हम अच्छे से अच्छा और क्या सेवा दे सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे प्रयासों से जो भी हो सके हम उस रास्ते से हमें सेवा करना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, अगर आपके पास कोई ज्ञान देने जैसा विचार या कोई अच्छा विचार है तो आप उस विचार को शेयर करके दोस्तों दूसरों लोगों के साथ बांट के आप ज्ञान का सेवा कर सकते हो। अगर आपके पास शरीर अच्छा है, आप शरीर से कोई अच्छा काम करके श्रम दे सकते हो, तो शारीरिक श्रम से आप सेवा कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बाकी कुछ चीज़ नहीं है, पैसा है, लेकिन आप उस पैसे को अच्छे काम में लगा के कल्याणकारी काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो और सेवा कर सकते हो। दोस्तों, जो लोग बिल्कुल ही असहाय होते हैं, बेघर होते हैं, ऐसे लोगों को आप सेवा कर सकते हो, उनके लिए खाना खिला सकते हो, उनके लिए एक झोपड़ी बांध के दे सकते हो और उनके लिए कुछ आश्रय के लिए कुछ चीज़ें दे सकते हो। दोस्तों, कपड़े दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेवाएं दोस्तों आप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई कला या कौशल है तो आप उस कला या कौशल को इस्तेमाल करके आप उसके ज़रिए आप सेवा कर सकते हो, जो कि आपकी सेवा की ज़रूरत समाज के लोगों को है, आपकी सेवा की ज़रूरत इस दुनिया में, इस धरती में बहुत सारे लोगों को है। दोस्तों, मैंने भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि वो मनोरोगियों की सेवा करते हैं, जो लोग बेघर या पागल बन के जो रास्ते पे घूमते हैं, ऐसे लोगों को सेवा करने वाले बहुत लोगों को मैंने देखा है, जो कि मेरे यहाँ पे, मेरे सिटी में मैं यहाँ पे देखता हूँ। वो लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। सही में वो लोग ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम सरकार से नहीं हो पाता है, वो लोग एक सेवा करके ये जता रहे हैं कि अभी भी मानवता है, अभी भी हम बेघर लोगों को और जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, जो रास्ते पे भटकते हैं, उनके लिए सेवा करने वाले बहुत सारे संस्था है। दोस्तों, ज़रूर इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और ज़रूर इनको सैल्यूट करना चाहिए। दोस्तों, बोला जाता है कि सेवा करने से मेवा मिलता है। दोस्तों, मेवा मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन एक अध्ययन के अनुसार, एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं, जो लोग दूसरों की सेवा में अपना जो समय बिताते हैं, ज़रूर उनके जीवन में जो एंजाइटी होता है, जो चिंता होता है, जो अवसाद यानी डिप्रेशन होता है, उसका लेवल बहुत ही कम होता है
और ये लोग दूसरे लोगों के मुताबिक बहुत ही अच्छा खुशी से ज़िंदगी जीते हैं, जो कि लोग उनके पास सभी संसाधन होते भी, उनके पास अच्छा पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य सब चीज़ें होते हुए भी वो लोग जितना खुश नहीं रहते, ये सेवा भाव रखने वाले लोग ज़रूर उतना खुश रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतना सुख शांति समाधान समृद्धि इनके पास होता है। दोस्तों ये बात गौर करने जैसा है, इसीलिए जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं और जो लोग ज़्यादा खुश होकर ज़िंदगी जीते हैं, ज़रूर उनके अंदर सेवा भाव का वृत्ति होता है और वो लोग ज़रूर किसी न किसी माध्यम से समाज की सेवा करते रहते हैं। दोस्तों सेवा करने से या सेवा भाव को विकसित करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में जय शेट्टी ने अपने इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जो कि इस तरीके से है। इसको हम एक एक करके जानेंगे। सेवा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जब आप सेवा करते हैं तो आपको अकेला रहना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और किसी का कुछ मदद करने के लिए कोई काम में जुट जाते हैं। दोस्तों सेवा से कृतज्ञता बढ़ती है। दोस्तों जबकि पहले सबक में, जो कि अध्याय 10 में मैंने कृतज्ञता के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात किया है। दोस्तों जरूर आपको ग्रैटिट्यूड को और भी अच्छा मजबूत बनाना है, तो आपको सेवा भाव विकसित करने से आपका ग्रैटिट्यूड और भी अच्छा बनेगा और ज़रूर आपको इसका मदद मिलेगा। ये जो सेवा भाव का विचार है, ये आपको और भी व्यापक बनाता है। आपके पास जो भी चीज़ है उसके प्रति कृतज्ञता विकसित करता है। दोस्तों सेवा आपकी करुणा भाव को बढ़ाती है। दोस्तों जब आप सेवा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो आप लोगों को दे रहे हो, तो उसके लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सेवा आत्मगौरव को बढ़ाती है। दोस्तों दूसरों की मदद करना वो आपको बताती है कि आप संसार में फर्क डाल रहे हो और संसार में जरूर आप कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हो। दोस्तों इससे आपको आपके जीवन का अर्थ और आपका उद्देश्य इसका एहसास होता है और आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने में और भी बेहतर बनते हो और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आप काबिल बन जाते हो। दोस्तों लेखक जय शेट्टी अपने इस किताब में बहुत ही सटीकता से बात किया है, जो कि सेवा के बारे में दर्शाता है। दोस्तों सेवा करने के लिए आपके पास किसी चीज़ का होना जरूरी नहीं है, बस आपके पास सेवा की मानसिकता होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण लेखक जय शेट्टी ने अपने इस किताब में दिया है, जो कि सिंधुताई सपकाल इनका है, जिसको हम महाराष्ट्र में जानते हैं कि अनाथांची माँ इस नाम से जाना जाता है, यानी अनाथों की माँ इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सिंधुताई सपकाल इनका 4 जनवरी 2022 में देहांत हुआ है। दोस्तों आपने अभी तक सिंधुताई सपकाल इनके बारे में नहीं जाना है तो ज़रूर उनके बारे में जानिए। दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। दोस्तों सिंधुताई सपकाल ये कोई सिर्फ नाम नहीं है, एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति है। दोस्तों उन्होंने अपने खुद के उदाहरण से ऐसा समाज सेवा करके दिखाया जो कि आज हमें उनसे प्रेरित होना चाहिए। ज़रूर उनसे अगर हम प्रेरित नहीं होते हैं तो हमें दुनिया में कोई भी प्रेरित नहीं कर सकता, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। दोस्तों उनके बारे में मैं कुछ संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा। जब सिंधुताई सपकाल 12 साल के थे तो तब उनका शादी एक 30 साल के एक आदमी से हुआ और उसके बाद उनके 12 से 20 साल के एज तक उनको 3 बच्चे भी हुए और उसी के साथ जब वो 20 साल के थे तो वो गर्भवती थे। तो तब उनके पति ने किसी का बात सुन के उनके ऊपर शक किया और उन्हें बताया कि तेरे अंदर जो अभी बच्चा है जो होने वाला है वो मेरे वजह से नहीं किसी और की वजह से हो रहा है। ऐसे डाउट करके उनके ऊपर शंका करके उन्हें एक गाय का जो गौशाला होता है वहाँ पे उन्हें उसके अंदर धकेल देता है, उसका जो पति होता है उसके अंदर धकेल के उसको बंद कर देता है, क्योंकि किसी को शक ना आए कि उसी को इसी ने मारा। ऐसे करके उसको सिंधुताई को उसको उस गौशाला के गाय को बीच उसको धकेल देता है। और दोस्तों कुछ समय बाद वहाँ पे जो सिंधुताई सपकाल होते हैं वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी में बच्चों को जन्म देती है। तो तभी वहाँ का एक जो गाय होती है वो गाय बाकी गाय को दूर करती है। दोस्तों तब गाय के अंदर भी एक करुणा भाव होता है। जब वो बाकी सारे जो गाय होते हैं उसको दूर करता है, उसको उस बच्चे के पास और उस महिला के पास आने के लिए रोक देती है। दोस्तों कुछ समय बाद उनको होश आ जाता है। तब वो देखती है कि उनके सामने एक बच्चा हुआ है और तब वो आसपास कुछ चीज़ नहीं होते तो एक पत्थर लेके वो अपने नाल को जो होता है उस नाल को तोड़ देती है। तब उनको बहुत दर्द होता है। दोस्तों तब वो उधर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है, लेकिन मायके वाले भी उसको पास आने नहीं देते, उसको ठुकरा देते हैं। तब जो सिंधुताई सपकाल जी है जो रोड पे जाके भीख मांगने लगते हैं और भीख मांग कर उन्होंने ज़िंदगी बिताया है। दोस्तों ऐसे करते करते उनको
ये भी पता लगा कि उन जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनाथ लोग हैं, जो रास्ते पे अपना ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके उनके लिए उनके साया के लिए कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इनको ये देखने के बाद ये एहसास हुआ कि उनको ये दर्द हुआ, तब वो जाके उनके लिए काम करना शुरू किया। दोस्तों उनके इस प्रयास से, अब उनका इस दृढ़ संकल्प से, अभी उनका एक चैरिटी भी है, एक संस्था भी है जिसका नाम है सन्मति बाल निकेतन, जिसमें 2,500 से ज़्यादा बच्चे हैं। जो तो सिंधुताई ने इसके लिए सेवा नहीं की, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों उन्होंने सेवा इसलिए क्योंकि उनको दर्द का एहसास हुआ और दर्द उनको पता था। दोस्तों आप सिंधुताई सपकाल के बारे में और भी जानना चाहते हो तो उनका एक मराठी में फिल्म है, आप उसको भी देख सकते हो। और साथ ही साथ उनके खुद के बहुत सारे वीडियोज़ है, भाषण है, और उसको भी सुन सकते हो। और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्रीज है, उसको भी आप देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का थर्ड पॉइंट, 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी किताब पढ़ने के 3 मनोवैज्ञानिक नुस्खे। दोस्तों आज के 3 मनोवैज्ञानिक नुस्खे यानी साइकोलॉजिकल टिप्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का पहला साइकोलॉजिकल टिप्स इस तरीके से है, एक्सरसाइज और वार्म अप योर माइंड एंड ब्रेन बिफोर एंड आफ्टर बुक रीडिंग। दोस्तों किताब पढ़ने से पहले और बाद में अपने मस्तिष्क और अपना जो मन है उसका व्यायाम करें। दोस्तों आप कोई भी नया किताब पढ़ने के लिए शुरुआत करते हो, या आप किसी भी दिन किताब पढ़ने के लिए शुरुआत करते हो, तो उस दिन आप किताब पढ़ने से पहले या किताब पढ़ने के बाद आप ज़रूर अपने मन को और अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए और अपने मस्तिष्क का एक पावर बढ़ाने के लिए आप ज़रूर मेडिटेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ अपने मस्तिष्क को कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि आप किताब को पढ़ने से पहले आप दिमाग में कुछ उद्देश्य या कुछ लक्ष्य को आप याद कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप दिमाग में और अपने मन में ये निश्चय कर सकते हो कि आप आज किताब में जो भी चीज़ पढ़ोगे, आप उस किताब में उस चीज़ को अमल लाओगे, और आप आज इस किताब को इतने चैप्टर ज़रूर पढ़ोगे और इतने पेज ज़रूर पढ़ोगे, इतने समय के लिए ज़रूर पढ़ोगे। और वो संकल्प लेके अगर आप पढ़ोगे तो ज़रूर आपका जो माइंड पावर और आपका ब्रेन पावर होता है वो ज़रूर बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप इस एक्सरसाइज को करने से, इस साइकोलॉजिकल टिप्स को यूज़ करने से ज़रूर आप किताब पढ़ने के अपने आदत को और भी बेहतर बना पाओगे। दोस्तों किताब को पढ़ने के बाद आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपने आज किताब से जो भी चीज़ पढ़ा है उसको आप एक नोटबुक लेके या एक कागज़ लेके उसके ऊपर आपको किताब में जो भी चीज़ समझ में आया है उस चीज़ को आप लिख सकते हो, और उसको आप अपने ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में आप सोच सकते हो, और उसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और उस चीज़ के ऊपर चिंतन मनन करके उस ज़िंदगी में अप्लाई करके आप उसको और भी अच्छे से बेहतर बना सकते हो। दोस्तों आज का दूसरा साइकोलॉजिकल टिप्स इस तरीके से है, पार्टिसिपेट इन रीडिंग चैलेंजेस, यानी आपकी किताब पढ़ने के जो भी चुनौती है उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए, उसमें भाग लीजिए। दोस्तों जैसे कि अभी मैं 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज को लगातार इसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप भी इस तरीके से आप अपना 21 डे चैलेंज लेके या कितने भी दिन का आप चैलेंज ले सकते हो, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर आप ज़रूर किताब पढ़ने का आदत को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों मैं वाकई बता रहा हूँ कि जब से मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, और हर दिन मेरा जो पढ़ने का जो गति होती है उसमें सुधार हो रही है, फ्लुएंसी में बहुत सारा मेरा चेंजेस हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें मुझे किताब पढ़ने के तौर तरीके मुझे पता चल रहा है, जो कि इससे पहले मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। और लेकिन अभी मैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल टिप्स मैं आपको बताते बताते मैं भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भी अमल कर रहा हूँ, और उसका ज़रूर मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है। दोस्तों आप भी ऐसे बहुत सारे बुक रीडिंग के चैलेंजेस होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और अपने आप को बुक रीडिंग में और भी बेहतर बना सकते हो, और अपने बुक रीडिंग के हैबिट को और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हो। दोस्तों इससे क्या होता है कि आप अपने जो भी बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस होता है वो एक दूसरे से शेयर करने से आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें और दोबारा रिमाइंड हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो जाती है जो कि बुक रीडिंग के दौरान आपके ज़रिए छूट जाता है, वो उसको आपको फिर से याद दिलाया जाता है। और जो भी चीज़ आप दोबारा उस किताब को पढ़ते हो, या जब भी आप ज़िंदगी में उस चीज़ को अमल में लाना चाहते हो, तो आपको हर एक पॉइंट के ऊपर आसानी से काम कर सकते हो। दोस्तों आप खुद का एक्सपीरियंस के साथ दूसरों का भी एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस का दायरा और भी बढ़ जाता है, और इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। दोस्तों आप इस तरीके के
साइकोलॉजिकल टिप्स का इस्तेमाल करके आपके पढ़ने के जुनून को और भी बेहतर बना सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ऐसे भी किताबों के बारे में पता चल सकता है जो कि आपने अभी तक नहीं सुना है, अभी तक नहीं पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे किताब के बारे में आपको जानकारी मिलेंगे और आपके बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिलेंगे जो कि आपको इस बुक रीडिंग के चैलेंज के दौरान मिलता है। दोस्तों, आज का थर्ड यानी तीसरा साइकोलॉजिकल टिप्स है सेलिब्रेट रीडिंग माइलस्टोन, यानी पढ़ते वक्त आने वाले मील के पत्थर का जश्न मनाएं। दोस्तों, जब आप किताब पढ़ते हो, आपके पढ़ने के यात्रा में बहुत सारे मील के पत्थर आते हैं और आपके बीच में बहुत सारे ऐसे समस्या आती है, बहुत सारे ऐसे चुनौती आती है जो कि आपको अच्छी आदत डेवलप करने में रोकती है। दोस्तों, अभी मैं भी 21 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करके बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो बुक रीडिंग में मुझे भी बहुत सारे चुनौती आ रहे हैं और बहुत सारे चुनौतियों को मैं सामना करके, अपने मील के पत्थर को सामना करके मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ और इसको ज़रूर कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का जो भी वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, अभी तक डे 11 तक आपको मेरा वीडियो अपलोड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसको मैं एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कि मील के पत्थर कैसे आते हैं वो आप समझ सकते हो और आप भी अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे जश्न मनाना है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे पहला बुक रीडिंग करना पड़ता है, उस बुक रीडिंग को करने के बाद उसको समझना पड़ता है और उसके बाद उसमें मैंने क्या सीखा उसको अमल करता हूँ और करने के बाद उसका नोट्स निकालता हूँ और साथ ही साथ उस नोट्स को निकालने के बाद उसका स्क्रिप्ट बना के आपके साथ में वो नॉलेज शेयर करता हूँ और उसका नॉलेज शेयर करके वीडियो शूटिंग निकालने के बाद वीडियो शूटिंग करके उसका एडिटिंग करना और साथ ही साथ एडिटिंग करने के बाद उस वीडियो को किसी सोशल प्लेटफॉर्म में यानी यूट्यूब में अपलोड करना और साथ ही साथ आप तक उस वीडियो का लिंक पहुंचाना और आप तक उस वीडियो को पहुंचाने के बाद आपका रिप्लाई फीडबैक लेना। दोस्तों, इतना प्रोसेस होता है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो सभी चीज़ें बताया, आप सोच सकते हो कि इसमें कितने माइलस्टोन यानी कितने मील के पत्थर आते होंगे। दोस्तों, मैं आपको बस इसीलिए बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी आप कोई अच्छा हैबिट डेवलप करना चाहते हो या किताब पढ़ने के हैबिट को भी डेवलप करना चाहते हो, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी मील के पत्थर आएंगे। बस आप उस माइलस्टोन को यानी मील के पत्थर को बाजू में उठा के आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को फोकस करके अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और किसी चीज़ को जानते हो तो ज़रूर आप उसमें माहिरत हासिल कर लेते हो और ज़रूर आप ज़िंदगी में किसी भी हैबिट को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी मील के पत्थर आए, बस उसको आप उस माइलस्टोन को इस तरीके से देखिए जो कि उसको देख के जश्न मनाइए और हर एक चुनौती में जश्न मना के आगे बढ़ने से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। दोस्तों, हमें कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक कि हमारे दिमाग में होता है कि वो काम करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम अंदर से हार मान लेते हैं और हार मानने के बाद हम सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम उन मुश्किलों का सामना करके हम उन मील के पत्थर को उठा लेते हैं तो कोई भी काम हमें आसान लगता है और वो सिर्फ काम नहीं रह जाता है, वो सिद्धि बन जाता है। दोस्तों, ये था आज का मेरा डे 11 का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको आप बुक रीडिंग का इंपॉर्टेंट बताना चाहते हो और बुक रीडिंग को डेवलप कराना चाहते हो। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे लिए कुछ फीडबैक है तो कुछ सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए और ऑल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाएं। और दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से बस यही चाहते हैं कि हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना और दोस्तों, हम सभी मिलकर साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाते हैं और हम और आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम यहीं पे रुकते हैं। हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।